नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी और हिंदी का क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ेंगे 2011 से 2023 तक। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे चैप्टर वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माँ शारदे से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल को ग्रोथ कर दे, है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा शुभारंभ करने से पहले गणेश जी का दर्शन भी कर ले हम लोग। इनका भी दर्शन हो ही गया है। चलते हैं, टिकता नहीं सही से। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि पहला चैप्टर ये है, हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बोला गया भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है या अमीरी है। तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो क्या है? बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। बोला गया है मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को या अमरकांत को। तो बोला गया है तो किसको बोलते हैं हम लोग मानव मुक्ति के पुरोधा? तो वो है भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है क्या मानव मुक्ति के पुरोधा माना गया है और यह बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बोला कि जाति प्रथा जो है वह स्वाभाविक यानी स्वभाव के अनुसार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए, तो जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल 1888 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? जस्ट बोले हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उनका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकार मूले, महात्मा गांधी। तो कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक वो है भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? बोला गया है कि आदर्श समाज जो है वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहे थे? मैक्स मुलर बोले थे, भीमराव अंबेडकर जी बोले थे, बिरजू महाराज जी बोले थे या आज्ञे जी बोले थे? तो इस बात को जो बोले हैं वो भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं। किसने बोले हैं? भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार? क्या है? देखिए, भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है
वो है जाति प्रथा। जो जाति को जो बांटा गया है ना, वही प्रथा मुख्य कारण है बेरोजगारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बोला गया है कि भारत में जो है बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष वो कारण है, वो क्या है? तो वो क्या है? जाति प्रथा। क्योंकि सती प्रथा से बेरोजगारी बढ़ ही नहीं सकता है, दहेज प्रथा से भी नहीं बढ़ सकता है, और बाल विवाह से भी नहीं बढ़ सकता है। तो किससे बढ़ेगा? जाति प्रथा से बेरोजगारी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक माना है? बोला गया आधुनिक माने कि अभी, ठीक है, अभी के सभ्य यानी कि अभी के समाज वाले श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? क्यों इसको जरूरी मान लिया कि श्रम करना ही जरूरी है? रोजगार सृजन के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जाति प्रथा दूर करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए। देखिए आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए माना है क्योंकि कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स, हु आर शूद्राज। तो ध्यान दीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है किससे लिया गया है? तो वो लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बोला गया है कि भारत का जो संविधान का निर्माता जो है, निर्माता के रूप में किसे जाने जाते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, 20 के दांत। 20 के दांत, तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सभी लोग से अनुरोध है, जो भी जुड़े हुए इस वीडियो में सभी लोग इसको लाइक कर लीजिएगा, और जितने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब लोग मिलकर एक बार जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। निबंध है या व्यक्ति चित्र है या कविता है या कहानी है? ध्यान दीजिएगा कि 20 के दांत शीर्षक पाठ जो है वो क्या है? वो क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर अगला, मदन के लिए क्या खाना मामूली था? बोला कि मदन जो है, मदन को क्या खाना मामूली था? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार? तो मदन के लिए मार खाना मामूली था। ओ मदद लिखल है, मदन होगा यहाँ पे, मदन होगा। चलिए नहीं देखे तुम सही से, मदन होगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? यानी कि मार खाना मामूली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में कौन है? मछली है, अक्षरों की कहानी है, 20 के दांत है, भारतीय लिपियों की कहानी है। ध्यान दीजिएगा नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा कौन सा लिखा गया है? वो 20 के दांत है, 20 के दांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक के रचिता कौन है? देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हल्का पूछने का तरीका अलग है। तो क्या हो जाएगा इसका? नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा इनको लिखा गया 20 के दांत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ध्यान दीजिएगा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती ये किसकी बहन थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की? तो ये पांचों जो थी वो खोखा
किसकी बहन थी? किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। किसने तोड़े हैं? आप लोग जान चुके हैं, मदन ने खोखा के दांत के कितने दांत तोड़ दिए थे? 2 दांत तोड़ दिए। कितने दांत? 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915 को, 18 फरवरी 1916 को, 22 मार्च 1917 को, 24 अप्रैल 1918 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500, 7,500। अरे भाई 7,500 है, 7.5 लाख है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सेन साहब की कार की जो कीमत जो है वो कितना था? 7,500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेन साहब की आंखों का तारा है, मतलब सेन साहब की आंखों का तारा क्या था? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा, है ना। खोखा, सब खाओ चोखा। चलो अगला, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किसू से, कासू होना चाहिए, किसू। चलो कोई दिक्कत नहीं, किसू कासू। मदन, खोखा या इंजीनियर से। तो मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। किससे था? खोखा से खतरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ओहो, सिर्फ हमसे टच का काम कर रहा है भाई। देखो, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया? मतलब कि किसके अनुसार सेन साहब की सिद्धांत को भी बदला गया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। देखिए इनके घर में सिद्धांत था कि सबको ये काम वो काम करना है, लेकिन एक व्यक्ति जो थे वो अपवाद में थे, उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं था। वो कौन था? खोखा थे। कौन थे? खोखा थे। खोखा का नियम अपवाद में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? बोला गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। ये जो पंक्ति कहा गया किससे लिया गया? कौन चीज से? सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही थी, गिरधर ने, या सेन साहब ने, या सोफर ने? क्या बात, किस पात्र से कही है? किस पात्र ने कही है ना, किस पात्र ने कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब ने कही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। ये जो कथन है किनका है? सेन साहब बोले थे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख या सुशील? तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां जो थी वो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। चलिए चैप्टर समाप्त हो गया है, अब चलते अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 3, और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक ठोकिए, और सब लोग मिलकर एक बार जोर लगाकर शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट जल्दी से। देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स,
लॉर्ड कॉर्नवालिस। कि इसका आंसर जो होगा, ये आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 172 दारिस नामक सोने का भरा एक घड़ा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद, यहाँ लिखा हुआ है, गलती लिखा गया, अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुनाकार मूले ने या अमरकांत ने? तो हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया? तो ये है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर के द्वारा इनको अनुवाद करवाया गया। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से? तो नृवंश का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से संबंध है ना। आप लोग घर गांव में सुने भी होंगे इस शब्द को। किसको बोला जाता है ना? आज जब एक दूसरे में जब झगड़ा होता है तो ये शब्द बोला जाता है। तो इस ऐसे भी याद करने का एक ट्रिक हो गया है ना, कि मानव को ही नृवंश बोला जाता है, मानव विज्ञान। चलिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मालविकाग्नि मित्रम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूतम का, रघुवंशम का? तो मैक्स मुलर जो है कालिदास के मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन अनुवाद किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 को, 6 अक्टूबर 1823 को, 6 नवंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को? तो कब अनुवाद किया गया है, सॉरी कब जन्म हुआ है? 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? बल्कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो है समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंच गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में? तो इसका जो आंसर होगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। कहाँ पे हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सातकोड़ी होता ने? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि मेघदूत का जो जर्मन में अनुवाद किया है वो मैक्स मुलर के द्वारा अनुवाद किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चरित्र है? तो इसका जो आंसर होगा भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार के भाषण है। क्या है? एक प्रकार के भाषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी वल्लभाचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने? इसका जो आंसर होगा कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे या दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे? देखिए प्लेटो और कांट क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने वर्ष की कितने हो गए यहाँ, कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की अध्ययन प्रारंभ किया? देखिए 15 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में? तो मैक्स मुलर जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में कितने वर्ष की अवस्था में वो
संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया। तो यह है 18 वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? बोला गया है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मुलर को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? हेकल को, हरकस को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। देखिए दारिस नामक जो सोने का सिक्के से भरा एक घड़ा जो मिला वो किसको मिला? वॉरेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ध्यान दीजिएगा, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या देवत्व विज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नीति कथा के अनुसार संचार, नवजीवन का संचार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। बोला गया है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। कौन अधिक होगा? संस्कृत भाषा और साहित्य जो है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक या पुरातात्विक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि। तो इसका जो आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस शीर्षक का ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं? मतलब किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? अंग देश के, गंधार देश के, केकय देश के, गोंड देश के। तो गोंड देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामदास का पोथा किस लेखक की कृति है? बोला कि अनामदास का जो पोथा है किस लेखक की कृति है? रामविलास शर्मा की, नलिन बिचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। इसका जो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लेख है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा किनका लेख है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर के, डाकू को और बदमाश को। देखिए द्विवेदी जी जो है निर्लज अपराधी जो कहे हैं वो नाखून को कहे हैं। क्यों कहे हैं? कि नाखून बार काट लेने से बार बार बढ़ जाता है। बोला अरे निर्लज तुम बार बार क्यों बढ़ जाते हो, हम तुमको काट लेते हैं, है ना। बात समझ में आ गया है ना। चलिए अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है, हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। भाई क्वेश्चन कुछ उसमें डाल दिया अगर नाखून की बात है ना। उसमें क्वेश्चन डाल दिया, चलो कोई बात नहीं है। चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छा नहीं होता है और सब नए खराब ही नहीं होता है? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन अज्ञे ने, कबीर ने। किसने कहे थे? देखिए कालिदास जी ने कहे थे ना। कालिदास होगा,
कालिदास जी ने कहे थे कि सभी पुराने अच्छे नहीं हो सकते, सभी अच्छे खराब नहीं हो सकते हैं। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, इनमें कुछ भी नहीं। देखिए दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने किसने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने, किसने बोले थे? तो द्विवेदी जी से उनके लड़की ने बोले पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून आखिर बढ़ता क्यों है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित निबंध है। देखिए ललित निबंध है, इसको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं। ललित माने लाल, है ना, ललित माने लाल। और हम लोग नाखून पर क्या लगाते हैं? नेल पॉलिश लगाते ना, उसका रंग कैसा होता है? लाल, यानी कि ललता, है ना, ललता। तो हमको ललता माने ललित, और ललता कहाँ लगाते हैं? नाखून पर, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। याद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, आबिन्यो, मछली। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो रचित ये पाठ है वो क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, या दोनों का? इनमें से कोई नहीं। देख नाखून जो है, नाखून पशुता का प्रतीक, किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। देखिए पहले जमाने, बहुत पहले प्राचीन काल में मनुष्य नाखून रखा करते थे। क्यों? क्योंकि अपने रक्षा के लिए वो जंगल में निवास करते थे। पहले के मानव लोग तो जंगल में ही रहा करते थे, तो मैंने भालू बंदर से बचने के लिए वो अपना नाखून को बड़े बड़े रखते थे। तो वो क्या है? पशुता का प्रतीक है, क्योंकि पशु लोग नाखून को रखना पसंद करते हैं, लेकिन मानव नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पार्श्ववृत्ति का, सौंदर्य का। देखिए लेखक के अनुसार जो है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो जीवंत प्रतीक है, अभी जस्ट बताए हैं कि नाखून रखने से वो पशु वृत्ति में आ जाता है। क्या आता है? पशु वृत्ति में नाखून नहीं रखना चाहिए। यानी कि नाखून जो है किसका जीवंत प्रतीक है? पार्श्ववृत्ति की प्रतीक है, यानी कि पशु की वृत्ति के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? इसका जो आंसर वो क्या होगा? देखिए 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजात स्मृतियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, या उपयुक्त सभी को? देखिए सहजात स्मृतियां जो कहते हैं वो अनजान स्मृतियों को सहजात स्मृति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंधा सहजात प्रवृत्ति का, या सफलता का, या असफलता का? ध्यान दीजिएगा, नाखूनों का बढ़ना जो है वो किसका परिणाम है? मनुष्य की अंधा सहजात वृत्ति का। यानी कि नाखून को बढ़ाना वो क्या है? एक मानो तो नाखून बढ़ाने का होता है, एक अंधा सहजात वृत्ति का होता है। जो मानव नाखून बढ़ाते हैं वो क्या होते हैं? अंधा सहजात वृत्ति के होते हैं, यानी कि पशु वृत्ति के वो होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग नाखून नहीं बढ़ाइएगा, आज काट लीजिएगा। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? मतलब आलोक पर्व शीर्षक निबंध जो है वह किसकी संग्रह है? मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आलोक वाजपेयी की? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये शीर्षक निबंध है आलोक पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा,
आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के किसने किया? बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से ये जो बात पूछा वो कौन पूछे थे? उनकी छोटी लड़की ने। कौन पूछे? उनकी छोटी लड़की ने, लाडली प्याली लड़की ने, ना। नेक्स्ट चैप्टर ये क्या है? नागरी लिपि, 5वां अध्याय है। तो 5वां अध्याय में पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर की, बिरजू महाराज की, गुणाकार मूल्य की, महात्मा गांधी की। तो सूर्य नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, सोरसेनी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। तो नेवारी लिपि जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूल्य, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकार मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक जो लिखा गया है वो गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी, सोरसैनी, ब्राह्मणी। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकार मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोपाल नाथ तिवारी, बाबू राम सक्सेना। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है? गुणाकार मूल्य जी हैं। कौन है? गुणाकार मूल्य जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किसकी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि के लिपि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की? तो ध्यान दीजिएगा, दोहा कोश किसकी रचना है? वो सरहपाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में? तो रामायण का रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या संस्मरण है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? नागरी लिपि जो है वो निबंध प्रवृत्ति के कहानी मैंने रचना है। क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिणी भारत की? तो ये तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। तमिल देखिए, तमिलनाडु। तमिल क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भारत के दक्षिण क्षेत्र में पड़ते, क्या पड़ते हैं? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ते हैं। दक्षिण भारत की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध के लेखक हैं। क्या निबंध के लेखक हैं? निबंध के लेखक हैं गुणाकार मूल्य। मैंने जो निबंध जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका लेखक कौन है? गुणाकार मूल्य। चलिए, सरहपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। सरहपाद की जो कृति है वो क्या है? वो दोहा है। वो क्या है? दोहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो कौन है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद है। कौन है? सरहपाद है। कौन है? सरहपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है खरोष्ठी में, मगधी में, ब्राह्मणी में, देवनागरी में? तो हिंदी लिपि जो लिखी थी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की 14वीं 15वीं शताब्दी के विजय नगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी,
देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मणी, क्या होगा? ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ देखिए, ईसा की 14वीं 15वीं शताब्दी में विजयनगर के जो शासक थे, राजा थे, वो अपने लिपि को क्या बोले हैं? नंदी नागरी बोले। क्या बोले हैं? नंदी नागरी लिपि बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक में लेख हमें कहाँ से मिलती है? वो दक्षिणी भारत से मिलती है। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1023। तो कहाँ का किस समय का है ये? 1020 का है, 1020 का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? जस्ट बताए थे, देवनागरी लिपि दोबारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? ये भी दोबारा आ गया है, नंदी नागरी लिपि। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। परमार शासक भोज जो है वो कहाँ का रहने वाले थे? वो धारा नगरी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे। अगला चैप्टर ये है बहादुर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी जुड़े हुए हैं सब लोग एक बार जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो कौन थी? निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी और चौक किसकी कहानी है या किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, सुदर्शन की, महिप सिंह की, अमरकांत की। किनकी है? बोला जाए अमरकांत की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। तो किसने लेकर आए थे? लेखक की साला, लेखक की साला लेकर आए थे। ठीक है, लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। बताइए। तो लेखक जी जो है वो बलिया से अपना शिक्षा हाई स्कूल की प्राप्त की थी। ठीक है, कह रहे बउआ हाल ठीक बा? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो बहादुर नेपाल से भागकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। क्या होगा इसका आंसर? जो बहादुर जो थे, सॉरी, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो थे वो लेखक का कौन था? बेटा था, यानी कि पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या है? जांबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर या दिल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, मां के मार के कारण, शहर घूमने के लिए या भ्रमवश। तो देखिए बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया क्योंकि वो अपने माँ के मार के कारण भाग गए, क्योंकि इसकी माँ जो थी बिना फालतू वजह की मारा भी करती थी, या हल्का से भी गलती हो गई तो मारना चालू।
तो इनको लग गया खराब बहादुर को और घर छोड़कर भाग गए, है ना। माँ के मार कारण वो घर छोड़कर भाग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। तो अमरकांत के द्वारा जो लिखा गया कहानी है वो कौन सा है? बहादुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाहे में। कहाँ मारा गया? युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? किसके पास गया? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। तो भैंस जो है वो अपने माँ के पास भागी भागी चले गए थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसा चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? तो लेखक के रिश्तेदार जो थे वो बहादुर पर आरोप लगाए पैसा चुराने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो जो कहानी है वो बहादुर क्या है? कहानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो जो बहादुर जो रहने वाला था वो कहाँ का रहने वाला था? वो नेपाल के रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? 10, 11, 12, 13। तो बहादुर पर जो चोरी का इल्जाम लगा कितने रुपये का लगा था? 11 रुपये का इल्जाम लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। देखिए, तो बहादुर जो है लेखक के घर अचानक छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि लेखक के घर वाले ने उनके ऊपर दुर्व्यवहार करने लगे थे, उनको सही से कोई मानता भी नहीं था। जितना लाड प्यार होता था उतना लाड प्यार मिलना बंद हो गया था, इसलिए वो स्वयं के प्रति लेखक था उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण भाग गए। ठीक है, झूठ मूठ को इनको बदनाम करना शुरू कर दिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? गुणाकार मूले की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, अमरकांत की। मित्र मिलन किनकी रचना है? यह अमरकांत जी का है। किनका है? अमरकांत जी का है। मित्र मिलन किनका है? अमरकांत जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या फिर बुधवार के दिन? तो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे वो रविवार के दिन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कितने वर्ष का था? 10 से 11 वर्ष का, 12 से 13 वर्ष का, 9 से 10 वर्ष का, 13 से 14 वर्ष का। तो बहादुर उस समय कितने वर्ष के थे? 12 से 13 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, और अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर ये है अध्याय 7, परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन को जितना पूछा गया है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्चगासानी, उच्चगांवसानी, उच्चका गांव सानी सेनी, उच्चा गांव सेनी। तो इसका गांव का नाम क्या था? लेखक रामविलास शर्मा जी का गांव जो थे उनका नाम क्या था? उच्चगांव सानी, उच्चगांव सानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी परंपरा का मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को, 20 सितंबर 1913 को, 15 नवंबर 1914 को, 10 अक्टूबर 1911 को। देखिए,
तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन है कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। वो क्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो है वो क्या है? निबंध है। कैसा है वो? निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है। इसका मतलब होता है परंपरा का ज्ञान, परंपरा का ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जारशाही कहाँ थी? जारशाही जो थी वो कहाँ थी? मिस्र में थी, सोवियत रूस में थी, इटली में थी या इजराइल में थी? तो इसका जो आंसर होगा कि जारशाही जो था वो कहाँ में था? सोवियत संघ में था, यानी सोवियत रूस में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। देखिए निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो हैं वो कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? निर्णायक होती है। यानी जो प्रतिभाशाली मनुष्य होती है उसका निर्णय होती है कि हम ये काम करके ही छोड़ेंगे, यानी निर्णय वो पहले ले लेता है जिसको आगे बढ़ना होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास कैसा है? अविच्छिन्न या विच्छिन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। देखिए साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान संभव है वो किसमें है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 1952 तक, 1949 से 1953 तक, 1950 से 1951 तक, 1947 से 1952 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा कि लेखक रामविलास शर्मा जी जो हैं भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब से कब तक रहे? 1949 से 1953 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करते हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति, आबिन्यो, परंपरा का मूल्यांकन, नौबत खाने में इबादत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? नेश्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवाद सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत या निरपेक्ष या द्वंदात्मक? तो इसका जो आंसर होगा मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध जो है द्वंदात्मक है। कैसा है? द्वंदात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जारशाही के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? टोल्स्टॉय, ओलिवर, थॉमस हार्डी,
और वाल्टर स्टॉक। इसका जो आंसर होगा कि जार-शाही के सोवियत समाज में जो पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य हैं वो क्या है, टॉलस्टॉय के साहित्य हैं। चलिए देखिए, यहां से हम लोग अब अध्याय 8 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 7 अध्याय पढ़ चुके हैं, 8वां अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी चैनल में जुड़े हुए हैं सभी लोग क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार जोर लगाकर, और जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नम्र निवेदन आप लोगों से है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जित में निरखत हूं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर। तो बिरजू महाराज जो थे वो लखनऊ घराने के थे। किस घराने के थे? लखनऊ घराने के थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। क्या है? संतूर वादन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। क्या हो जाएगा? कथक नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत में निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत, पंडित बिरजू महाराज। ध्यान दीजिएगा कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? तो ये पंडित बिरजू महाराज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। तो बिरजू महाराज को संगीत अकादमी जो पुरस्कार मिला वो कितने साल की उम्र में मिला? 27 साल की उम्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? माता जी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिला है वो मिला है पिताजी से। किन से मिला है? पिताजी से इनको तालीम मिला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कथक शैली के नर्तक थे। किस शैली के नर्तक थे? कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदाई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो इनके चाचा जी का जो नाम था बिरजू महाराज का नाम, चाचा जी का नाम वो शंभू महाराज था। क्या था? बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? शंभू महाराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक, नर्तक, तबला, संगीतकार। तो इसका जो आंसर होगा, बिरजू महाराज की ख्याति जो है वो नर्तक के रूप में। किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीत जीत में निरखत हूं किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो ये जीत जीत में निरखत हूं जो विद्या है, जो ये है वो क्या है? साक्षात्कार है। ये क्या है? साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बोला कि शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन लगते थे? मौसा, भाई, पिता, चाचा। कौन लगते? अभी जस्ट बताए हैं कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। तो शंभू महाराज कौन है? इनका चाचा न है। कौन है? चाचा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हलकारे का अर्थ होता है कालाकार, संदेश वाहक, हल जोतने वाला गायक। हलकारे, तो हलकारे का मतलब होता है संदेश वाहक। क्या होता है? संदेश वाहक होता है हलकारे का मतलब। क्या होता है? संदेश वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, 4 मार्च 1938 में, 4 अप्रैल 1938 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? बोला गया है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, वो मर गए थे। 8 साल के, 9.5 साल के, 10 साल के, 7.5 साल के। तो कितने साल के थे वो? तो वो जो थे 9.5 साल के थे तो उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का, भाई का। तो
ये बिरजू महाराज जो है खुद को किनका शागिर्द मानते थे? वो पिता का शागिर्द मानते थे। किनका शागिर्द? पिता का शागिर्द मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी के, सातवीं पीढ़ी के, नौवीं पीढ़ी के, आठवीं पीढ़ी के? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा कि सातवीं पीढ़ी के वे कलाकार थे। कौन पीढ़ी के थे? सातवीं पीढ़ी के वे कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था डुमकलाल, चुन्नूलाल, ठुमकलाल है, माफ कीजिएगा ठुमकलाल है, ठुमकलाल, चुन्नूलाल, हरिहरलाल, झुमकलाल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो नेपाल में बिरजू महाराज के जो रिश्तेदार थे उनका नाम था झुमकलाल। क्या था? झुमकलाल उनका नाम था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक। देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध था वो कथक से था। किससे था? कथक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ गए? बोला गया है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम में जब दंगा होने लगा तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा जी कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए, कोलकाता चले गए, लखनऊ चले गए या पंजाब चले गए? ध्यान दीजिएगा, तो वो लखनऊ चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समाप्त हो गया है। ये दिखता ही नहीं सही से, कैमरा तो दिखता होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, लिखना पड़ेगा इसको सही से। देखिए अध्याय 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आबिन्यो। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग से अनुरोध है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग से अनुरोध है सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं उनसे अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 132, लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर आए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, मेज या डंडा? तो लेखक आबिन्यो जो थे वो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर आए थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुआ? ला शत्रुज क्या है? इमारत है या पर्वत है या ईसाई मठ है या मेरा शत्रु है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ला शत्रुज जो थे वो ईसाई मठ थे। क्या थे? ईसाई मठ थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है विल्नव ला आबिन्यो, ला मादा मोजेल दा आबिन्यो, ला शत्रुज नदी के किनारे भी नदी। इसका जो आंसर होगा पिकासो की विख्यात कृति जो थी वो क्या थी? ला मादा मोजेल दा आबिन्यो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 में क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941, 15 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1941। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, बिलनब होगा, थोड़ा गलती लिखा है। बिलनब क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। जो बिलनब था वो क्या था? एक छोटा सा गांव था। क्या था? एक छोटा सा गांव था बिलनब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आबिन्यो किस नदी पर स्थित है? सोन, रोन, झेलम, माइनस। तो आबिन्यो जो है वो किस नदी पर स्थित था? वो रोन नदी पर स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन, लाहौर, आबिन्यो, लखनऊ। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? वो आबिन्यो है। क्या है? आबिन्यो है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा एफिल टावर, आबिन्यो, एबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा,
फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो क्या है? वो आविन्यो है। वो क्या है? आविन्यो वो है, यानी कि फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो क्या है? आविन्यो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आविन्यो किस देश में है? अमेरिका, भारत, दक्षिण फ्रांस, दक्षिण अमेरिका। तो आविन्यो जो है वो दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ पे है? दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता नहीं है, आविन्यो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। तो कविता कौन नहीं है? देखिए, स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है और भारत माता कविता है। तो आविन्यू जो है वो कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30। तो 19 दिन प्रवास, यानी कि 19 दिन के लिए वो बाहर गए थे, तो उसमें वो 27 गद्य की लेख कर दिए। कितना? 27 गद्य का लेखन कर दिए वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ला मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विसेंट वैन गो। तो ला मादामोजेल द आविन्यो जो लिखा गया है वो पिकासो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? बोला कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ध्यान दीजिएगा, 11वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक और 14वीं सदी से फ्रांस की क्रांति तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि 14वीं सदी से फ्रांस की क्रांति तक इनका उपयोग होते रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, देखिए, विल्नव और आविन्यो के बीच कौन सा नदी है? रोन नदी, सोन नदी, लवार नदी, चाई नदी। तो विल्नव और आविन्यो के बीच में जो नदी है वो नदी का नाम है रोन नदी। क्या नाम है? रोन नदी है जी। कौन सा नदी है? रोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविन्यो क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। तो आविन्यो जो है वो ईसाई मठ है। क्या है? वो ईसाई मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है और यहाँ से कुछ हम लोग के लिए विशेष सूचना है। सपना एक ऐसा देखो, क्या है? सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी। बोला गया है कि सपना अगर एक देखेंगे तो मुश्किल हजार से हजार भी आएंगे, अगर लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया विद्यार्थी जी, आप लोग मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर पूरा मेहनत कीजिए। अभी से बहुत कम टाइम बाकी है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और इस कम टाइम में अध्ययन करके आप लोग अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग अध्याय 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और अध्याय 10 स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जितने बच्चे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर लीजिए और जितने जन जुड़े हुए हैं सभी लोग से एक बार नम्र निवेदन है कि शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए और जितने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 148, मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। ध्यान दीजिएगा, तो मछली जो है वो सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। क्यों? कुएं में डालने के लिए, क्योंकि मछली बच जाएगा जान इसका ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2, 3, 4, 5। जो मछली जिंदा है वो कितनी मछली जिंदा थी? वो 2 मछली जिंदा थी। कितने थी जिंदा? 2 मछली जिंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं
विनोद कुमार शुक्ल, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, नलिन बिरजन शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? देखिए, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो देखिए, मछली शीर्षक कहानी का रचयिता जो है वो क्या है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु, दो जगह संतु लिखा गया भाई, संतु संतु दोनों जगह संतु थोड़ी ना होगा, दोनों जगह संतु ही लिख ले है ऑप्शन में। चलिए, ऑप्शन गलत थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कीसु डाल देते हैं का, कीसु। चलिए, भग्गू जग्गू। तो मछली लेकर कौन भागे थे? तो संतु भागे थे। कौन भागे थे? संतु भागे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, निर्णय वर्ग का। तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? बोला कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के जो प्रेमी थे उनका नाम क्या था? संतु, महेंद्र, भग्गू, नरेन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नरेन। क्या हो जाएगा? नरेन उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, दो दो लगता है, देखो 54 है ना, दो एक जगह दे दिया है। देखिए 55 नहीं दिया, 56 दे दिया, अजीब हाल है। चलो कोई बात नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बोला गया है विनोद कुमार शुक्ल जी जो है किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता, माँ, भाई, बहन। तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किए थे? कौन मना किए थे? माँ जी ने मना किए थे। किसने मना किए थे? माँ जी ने मना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, बहन। तो लेखक के घर में मछली जो खाते थे तो लेखक के पिताजी खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? वो मछली मांगना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। उत्तर यहाँ काला गया भाई बीच में। तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी? 3 मछली खरीदी थे, जिसमें कि क्या था? 2 जिंदा था, 1 मरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है या रचना है? बीरेन डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो पेड़ पर कमरा के रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का। इसमें हो जाएगा आंसर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936 को, क्या लिख तक लिख दिया है, 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1939 को। ध्यान दीजिएगा, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहे थे? पिताजी, दीदी, भग्गू, संतु। तो मछली छीनने की जो कोशिश कर रहे थे वो भग्गू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भग्गू कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त
कौन खाता था? माँ, पिताजी, दीदी, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो वो खाने वाले व्यक्ति कौन है? पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से, खिलेगा तो देखेंगे से। तो मछली शीर्षक कहानी जो है किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है ना। कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो संतु जो है भीगने से बचने के लिए वो जो है मकान के नीचे खड़ा हो गए थे। कहाँ पे खड़ा हो गए थे? मकान के नीचे खड़ा हो गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं है, एक आप लोग का सुझाव है। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी, यहाँ तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। विद्यार्थी जी, आप लोग से एक अनुरोध है कि बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं मिलता है इस जहान में, इस जीवन में, इस जिंदगी में बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए, जब तक जिंदगी है तब तो बोझ ढोना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है सभी विद्यार्थी से कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग मिलकर एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने नए जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि सब लोग मिलकर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग अध्याय 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नौबत खाने में इबादत। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? नौबत खाने में इबादत। क्वेश्चन है 168वां, अमीरुद्दीन नाम किसका था? मिठन मियाँ का, बिस्मिल्लाह खां का, अली बख्श खां, या फिर जमाल शेख का। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का नाम था अमीरुद्दीन। किसका नाम था? अमीरुद्दीन। किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का नाम था अमीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 169 नंबर क्वेश्चन है, रसूलन बाई थी नर्तकी, गायिका, कवित्री, लेखिका। तो रसूलन बाई जो थी वो गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 171 आ गया, 70 तो है ही नहीं है, 71 देखिए, 70 मानिए, माफ कीजिएगा, टाइपिस्ट थोड़ा गलती कर दिए हैं तो होता है थोड़ा सा बहुत। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बकरीद, ईद, मुहर्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा मुहर्रम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मुहर्रम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की, वादन की। तो ये जो है काशी किसकी कृति है? वो संस्कृति की कृति है। किसकी कृति है? संस्कृति की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता नहीं है एक वृक्ष की हत्या, लौटकर आऊंगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। मतलब कविता कौन नहीं है? तो वो नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत का अर्थ है उपासना, गायन, स्वागत, अभिवादन। तो इबादत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उपासना होता है। क्या होता है इसका अर्थ? उपासना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, सुशीर वाद्यों का शाह की उपाधि प्राप्त है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। सुशीर का जो उपाधि प्राप्त है वो शहनाई को है। किसको है? शहनाई को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है?
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? निबंध, कहानी, आलोचना, व्यक्ति चित्र। तो नौबत खाने में इबादत जो है वह विद्या जो रचित है वो किस क्या रचित है? वो व्यक्ति चित्र में रचित है। व्यक्ति चित्र में रचित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अनामिका, बीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास, यतीन्द्र मिश्र। तो किनका रचना है ये? यतीन्द्र मिश्र की रचना। किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले यंत्र जिसमें नाड़ी यानी कि रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? नय, लय, राग, इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहते हैं? नय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी में मरण भी माना गया अमंगल, कठिन, अशुभ, मंगल। काशी में मरण भी माना गया है। क्या माना गया है? मंगल माना गया। क्या माना गया है? मंगल माना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यार, जुलाहे, यदा कदाह, गिरजा, थाती। तो इसका जो आंसर होगा, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की जो कविताओं का संपादन किया है वो किस नाम से किया है? यार जुलाहे। यार जुलाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये चैप्टर समाप्त हो चुकी है। तो अगले चैप्टर से लिए आप लोग से एक भेंट देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत और लगन से आप हर मुश्किल से निपट सकते हैं। बोला गया है, नहीं दिख रहा है? आपकी मेहनत और लगन से आप हर मुश्किल से निपट सकते हैं। सोचिए, अगले समय जब कोई कहेगा कि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो उन्हें आपके सफल होने का असर दिखाएं। क्या दिखाएं? असर दिखाएं। आप सफल होंगे, बस लगातार मेहनत जारी रखें। कहने गया है कि अगर कोई बोलता है कि कोई भी काम करने के लिए मुश्किल है, ये काम तुम नहीं कर सकते हो, तो ये मत मान लीजिए कि हम नहीं कर सकते। आप तन, मन और धन लगाकर उस काम को कीजिए और अपना सफलता को दिखाइए जीन जान लगाकर। चलिए अगले चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12, शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। तो ये चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर जो हो जाएगा, अहिंसा दिवस जो मनाते हैं हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नौबत खाने में इबादत, आबिन्यो, शिक्षा और संस्कृति, जित जित में निरखत हूँ। इसका जो आंसर होगा, ध्यान से सुन लीजिए, शिक्षा और संस्कृति होगा। क्या होगा? शिक्षा और संस्कृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद गांधी, अमीरचंद गांधी, हरचंद गांधी या करमचंद गांधी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? करमचंद्र गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करमचंद्र गांधी हो जाएगा। और इनका नाम था मोहनदास गांधी ना, मोहनदास करमचंद्र गांधी महात्मा गांधी का नाम था। चलिए शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टोल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। कौन है? महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका, क्या क्वेश्चन है 188, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटकर आए थे? 1916, 1915, 1917, 1914। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटकर आए थे? 1915 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियां की हवा उनके घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी। कौन चाह रहे थे? महात्मा गांधी जी चाह रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी।
देखिए शेक्सपियर जो थे वो किस भाषा के कवि थे? वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा था? 1893 से 1914 तक, 1895 से 1916 तक, 1897 से 1918 तक, 1899 से 1920 तक। इसका जो आंसर होगा कि 1893 में वो गांधी जी गए थे और 1914 तक वहीं रहे थे और 15 में वापस वो चले आए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद, अंग्रेजी की शिक्षा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। चलिए इसके बाद क्या है, महात्मा गांधी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। तो गांधी जयंती हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किनका विचार था? भीमराव अंबेडकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, महात्मा गांधी का, सुमित्रा नंदन पंत का। ये जो बात कहे थे, कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी कहे थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अंत तक, उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।